गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि भारतीय अपवाह तंत्र को लेकर के एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं और उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज का ये वीडियो हम लोग रख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र का मतलब होता है कि कोई मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों और साथ में वितरिकाओं के जो समूह होता है, इनके जो नेटवर्क जाल होता है, उसी को कहा जाता है नदी तंत्र। एक बार फिर से, नदी तंत्र का अर्थ होता है कि एक मुख्य नदी, इसके सहायक नदियों तथा वितरिकाओं के समूह को कहा जाता है नदी तंत्र। यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। ये मुख्य नदी हो गई। मुख्य नदी में जो छोटी नदियां आकर मिलती है उसको कहा जाता है सहायक नदी। तो ये नदी जो है ना, एक आकर के मिल रही है, फिर एक ये नदी आकर के मिल रही है मुख्य नदी में, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो है ना सहायक नदियां हैं। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य नदी की जो जल धारा है, एक इस दिशा में बढ़ जा रहा है और फिर एक इस दिशा में बढ़ जा रहा है। तो जब मुख्य नदी की जल धारा अलग अलग छोटे छोटे पतली जल धाराओं में अगर विभाजित होकर के प्रवाहित होने लगता है, तो उन सबको कहा जाता है वितरिका। उस सबको कहा जाता है वितरिका। ये बहुवचन है यहाँ पर। तो ये हम लोग समझ गए कि नदी तंत्र क्या होता है। मुख्य नदी, सहायक नदी और वितरिकाओं के समूह को कहा जाता है नदी तंत्र। मुख्य नदी में जो छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है उसको सहायक नदी कहा जाता है, और मुख्य नदी की जलधारा जो छोटी छोटी जलधाराओं में विभाजित होकर के प्रवाहित होता है उसको कहा जाता है वितरिका। भारतीय अपवाह तंत्र के उद्गम के प्रकार, उसके प्रकृति और विशेषता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाले नदियों के समूह का तंत्र हिमालयी नदी तंत्र है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के समूह यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हिमालयी नदी तंत्र जो है, तो इसमें कितने नदियों का तंत्र है, जाल है, उसको देखते हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र में 3 प्रमुख नदी तंत्र है, नदियों का तंत्र है, जाल है। उसमें सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र और लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र है, मध्य में गंगा नदी तंत्र है और सबसे पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र यह भारत के सबसे पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में यानी लद्दाख क्षेत्र से, और इसके 5 सहायक नदियां जिसको पंजाब कहा जाता है, तो वह नदी तंत्र मतलब वह क्षेत्र भारत के उत्तर और पश्चिम में है। भारत के मुख्य नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है और ये भारत के मध्य क्षेत्र में, उत्तर और मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होता है। और पूर्वोत्तर भारत में जो नदी तंत्र है वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जो सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ में मिलकर के डेल्टा बनाती है। तो ये नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र सबसे पूरब में, ये मध्य भारत में और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नदी तंत्र है। भारतीय अपवाह तंत्र को यानी भारतीय नदी तंत्र को उनके उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। अर्थात भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भाग में विभाजित किया गया है। हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जो नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं उनके समूह को, उनके तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती है वहां के नदियों के समूह को, तंत्र को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। इस दोनों में हम लोग अब एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालयी नदी तंत्र में कितने महत्वपूर्ण तंत्र हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उनसे क्या क्या संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में भी उसी तरह से डेटा को लेकर के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वहां से कौन कौन महत्वपूर्ण फैक्ट है।
हम लोग देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें 3 प्रमुख नदी है और उसके सहायक नदी वितरिकाओं के समूह को कहा गया है हिमालयी नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र में सबसे पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है, उसके बाद में गंगा नदी तंत्र है और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र भारत के सबसे पश्चिम में उत्तर और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है। गंगा नदी भारत के उत्तर मध्य में प्रवाहित होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के पूर्व और उत्तरी क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिंधु नदी का ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, उसका नदी तंत्र है। इस तरह से हम लोग तीनों नदी तंत्र को एक एक करके अब जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां जो भारतीय क्षेत्र में है उनको मिला करके सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी की भारतीय क्षेत्र में 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। इन 5 से पूछ लिया जाता है कि ये नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है। तो चेनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, फिर इसके बाद झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। इन 5 के उद्गम स्थान हम लोगों को याद रखना होगा और ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी है जो सिंधु नदी के बाएं तरफ से यानी दक्षिण तरफ से आकर के मिलती है। इन्हीं 5 नदियों के समूह को जो बीच का जो दोआब का जो क्षेत्र बना है उसको पंजाब कहा जाता है और पंजाब का जो क्षेत्र है वह भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 यानी लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची के पास में अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत में केवल 1114 किलोमीटर है। हम लोग याद रखेंगे कि सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र भारत में केवल 1114 किलोमीटर है, यानी भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है और यह भारत के केवल एक ही राज्य से होकर के बहती है, लद्दाख से। पहले यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग याद रखेंगे कि भारत के केवल लद्दाख से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी से एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको याद रखना होगा हम लोगों को कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल के प्रयोग को लेकर के 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समझौते के अनुसार भारत जो है तो सिंधु नदी के जल का 20% और पाकिस्तान जो है ना सिंधु नदी के जल का 80% उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत 20% इसके जल का उपयोग कर सकता है और शेष 80% पाकिस्तान इसका उपयोग कर सकता है। तो ये 2-4 लाइन है सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र भारत के सबसे बड़ी नदी तंत्र है, यानी गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख नामक ग्लेशियर से हिमनद से होता है
और गोमुख जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये उत्तराखंड है, यूपी है, फिर बिहार से, उसके बाद में झारखंड से और उसके बाद में पश्चिम बंगाल से, यानी 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी की सबसे लंबाई अधिक जो है ना वह यूपी में 1450 किलोमीटर है। हम लोग को याद रखना होगा कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और वहां उसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख में है, गोमुख से होता है और वहां पर गंगा नदी का नाम गंगा नहीं होता है, वहां पर गंगा नदी का नाम भागीरथी होता है। और गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है प्रयागराज में। प्रयागराज में भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों के संयुक्त धारा जब मिलती है तब उसका नाम पड़ता है गंगा। यानी गंगा नदी का नाम गंगा प्रयागराज में पड़ता है और वहां पर भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों के संयुक्त धारा मिलने से होता है। गंगा नदी हरिद्वार में जब आती है तो वहां से वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी समतल क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवाहित होने लगती है। गंगा नदी को ये भी देख लिया जाए कि बिहार में गंगा नदी, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं कि बिहार में गंगा नदी जो है तो ये प्रवेश करती है बक्सर से। बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है तो बक्सर से प्रवेश करती है और ये भागलपुर से बाहर निकल जाती है, यानी भागलपुर के बाद में यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई बिहार में पटना जिले में है, पटना जिले में है और बिहार के 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी 12 जिले से प्रवाहित होती है। सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में है। बक्सर जिला से होकर के गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर से होकर के बिहार से बाहर निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है और उसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में, यानी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और वहीं पर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी वैसे ही कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के समूह को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है और इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में सिंधु और एक सतलज। हम लोग को याद रखना होगा कि मानसरोवर झील से 3 नदियां ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी जो है वह सिंधु नदी के बराबर ही लगभग है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को लेकर के अलग अलग जहां जहां क्षेत्र में वह प्रवाहित होती है वहां वहां पर इसका नाम अलग अलग पड़ता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चीन में सांगपो होता है और ये एग्जाम में आता है अक्सर कि चीन में यानी तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है तो सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम राज्य में पड़ता है। हम लोग को यह भी याद रखना होगा कि किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। फिर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है।
और मेघना भी पूछा जाता है कि मेघना जो है ना किसकी संयुक्त जलधारा है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी भागीरथी के संयुक्त धारा है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है और मेघना जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा है जो बांग्लादेश में ये नाम से जाना जाता है। मेघना जो है बांग्लादेश में नाम है, याद रखना होगा, मेघना बांग्लादेश में नाम है और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा है। और लास्ट में हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना ये सब जो है ना कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। गंगा नदी शुरुआत में जहां से वह निकलती है अपने उद्गम स्थल पर, उसका नाम भागीरथी नदी होता है और ये गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। इसके ऊपर उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। इधर से बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी और गोमुख से भागीरथी नदी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग में दोनों की संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी आगे ये प्रवाहित होती है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो जलधारा में विभाजित हो जाती है, एक भागीरथी नाम से और एक हुगली नाम से। भागीरथी नाम से जितना क्षेत्र भारत में प्रवाहित होता है वह होता है, लेकिन जैसे ही वह ये बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवेश करती है भागीरथी नदी, तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर उसके बाद में इधर ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर के और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना नदी होता है। और जब पद्मा नदी और जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी और भागीरथी यानी गंगा नदी की संयुक्त धारा एक साथ होकर के जब प्रवाहित होती है तो उसका नाम मेघना होता है। यानी मेघना जो है ना पद्मा और जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, भागीरथी नदी की संयुक्त धारा है और ये सब बांग्लादेश के क्षेत्र में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में इधर से हुगली नदी और इधर से मेघना नदी की जो संयुक्त जलधारा है आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल करके बंगाल की खाड़ी में और गंगा नदी यानी भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी ये सब उत्तराखंड से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा में आकर के समाप्त होती है, मिलती है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र के केवल हिमालयी अपवाह तंत्र, नदी तंत्र को जानने का प्रयास किए। भारतीय अपवाह तंत्र का जो पार्ट 2 है, अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं और उसमें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को लेकर के डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तब तक आप लोग इसको देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अगले वीडियो में आते हैं